एकेडमी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास में फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये कोई चार्ज है। इस चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्जेज के कारण जितने भी फोर्स लगेंगे, जैसे हम मान लेते हैं ये चार्ज Q0, ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो लगेगा वो उन सब चार्जेस के कारण अलग अलग जो फोर्स लगे हैं उन सब का जोड़ होगा। जैसे Q0 के ऊपर Q1 के कारण जो फोर्स लगा, Q2 के कारण जो फोर्स लगा और Q3 के कारण जो फोर्स लगा, इन तीनों फोर्सेस को अलग अलग निकालकर जोड़ दिया जाएगा, वही होगा टोटल फोर्स जो इस Q0 चार्ज पे लगेगा। तो इसी में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। द टोटल फोर्स on a point charge is equal to sum of the individual forces due to different charges on the given charge। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है, ये Q0 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है R0। नोट जहाँ पर इस्तेमाल होता है वो समझ लीजिए जीरो के लिए इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी बार फिजिक्स में। उसके बाद एक चार्ज यहाँ पर है जिसका हम मान लेते हैं Q1 चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1। ठीक ऐसे ही एक चार्ज इधर है जो Q2 चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर भी R2 होगा। इसी के अकॉर्डिंग R3, R4 अलग अलग पोजीशन वेक्टर पे अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। हम इन दो चार्जेस के कारण ये देखें, दोनों हम मान लेते हैं सारे ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। Q1 के कारण Q0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, यानी Q0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। ये फोर्स F01 होगा, जैसा कि हमने कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में किया था। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये कितना है, R1 से R0 की तरफ, तो R10। ठीक ऐसे ही जो Q2 के कारण लगेगा, Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो होगा F02 फोर्स। तो देखिए, अगर हम F01 को निकालें तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q0 बाई R10 स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर मैंने बताया था आपको, केवल डायरेक्शन बताता है। उसके बाद ऐसे ही F02 निकालेंगे तो K Q2 Q0 बाई R20 स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर। ठीक ऐसे ही अगर कोई 3 होता, 4 होता, QN तक कोई भी होता तो F0N तक भी K QN Q0 Rn0 स्क्वायर एंड N0 यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम सारे फोर्सेस निकाल सकते हैं। फिर अगर टोटल फोर्स की बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम माने F0 टोटल फोर्स है जो इस जीरो पे लग रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F01 प्लस F02 अप टू F0N। यानी कि अलग अलग फोर्सेज जो हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल फोर्स आ जाएगा Q0 के ऊपर। तो देखिए, टोटल फोर्स जो होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कितना होगा, F0 इक्वल टू F01। अब उसकी वैल्यू रखते हैं हम, K Q1 Q0 अपॉन R10 स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर। F02 क्या होगा, K Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर एंड R20 यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से n टाइम्स हम आगे लेते रहेंगे इसको। इनमें अब हम देख सकते हैं K और Q0 सब में क्या है, कॉमन है। K Q0 को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा Q1 R10 स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर प्लस QN अपॉन Rn0 स्क्वायर एंड Rn0 यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम ये टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, हम इसको लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड इट इज गिवन एज QI अपॉन RI0 स्क्वायर एंड RI0 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथ में, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक रन करेगी और एक एक वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और जुड़ती जाएगी। तो Q1 R10 स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर, फिर प्लस में एक और बढ़ जाएगी वैल्यू, सम होता जाएगा
Q2 बाई R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सो दिस इज superposition principle, and we can say according to this principle force on a given charge is equal to sum of all the individual forces from the different charges on that given charge। तो इसी फॉर्मूले को आगे ऐसे भी लिखा जाता है, summation of I is running from n qi upon ri0 square and ri0 वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, के क्यू नॉट समेशन ऑफ आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई 0 की पावर 3 एंड आर आई 0 वेक्टर। अब देखिए ये जो R10 है ना, इसको हम लिख सकते हैं R0 माइनस R1। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ये R1 है, ये R0 है और ये R10 है। तो अगर हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है तो R1 और R10 ये दोनों एक ही ऑर्डर में है और R0 अपोजिट ऑर्डर में है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, R1 प्लस R10 इज इक्वल टू R0। मतलब जो दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में होते हैं उनका सम तीसरे वेक्टर जो उसके अपोजिट ऑर्डर में उसके इक्वल होता है। तो यहां से R10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 माइनस R1। और यही बात अप्लाई होती है किसके ऊपर, R20 के ऊपर भी और Rn0 के ऊपर भी। इसीलिए हम यहाँ पर R10 को R0 माइनस R1, R20 को R0 माइनस R2 और इसी तरीके से Ri0 को हम R0 माइनस Ri लिख सकते हैं। तो पूरा फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या, के क्यू नॉट समेशन ऑफ आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई अपॉन R0 माइनस Ri की पावर 3 एंड R0 माइनस Ri। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। दिस इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये कोई शीट है, कोई भी मेटल शीट हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज है। अब इस शीट के कारण हम देखते हैं किसी जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब शीट का इंडिविजुअल चार्ज एक एक चार्ज तो लेकर देखा नहीं जा सकता है, इसलिए वहां पर एक टर्म यूज की जाती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक थोड़ा सा एरिया एलिमेंट ले लिया जाता है जिसका एरिया कितना है डेल्टा एस और मान लिया जाता है उसके ऊपर कुछ चार्ज है डेल्टा क्यू। और क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब वो जो चार्ज है उतने एरिया में इतना है, तो जितना एरिया होता जाएगा उसी के हिसाब से चार्ज बढ़ता जाएगा, या एरिया कम होगा तो एरिया भी जो चार्ज है वो भी कम होता जाएगा। तो फिर हम उसको एक डेंसिटी का एक टर्म दे देते हैं, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से, जिसकी वैल्यू कितनी होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये समझते हैं कि कई बार किसी सरफेस पे या किसी लाइन पे बहुत सारा चार्ज होता है और हम उसके इफेक्ट को एक इंडिविजुअल चार्जेस यानी अलग अलग एक एक चार्जेस के कारण नहीं पता कर पाते। वो इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बात नहीं है वो। तो उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक टर्म दिखाते हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे बनती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस के ऊपर है, अगर लाइन के ऊपर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और अगर गिवन वॉल्यूम के ऊपर है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अलग अलग टर्म्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, गिवन थोड़े से सरफेस पे थोड़ा सा जो चार्ज है, यानी कि चार्ज ऑन गिवन सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज को कूलम में मापते हैं और जो सरफेस एरिया है उसको मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक ऐसे ही अगर वही चार्ज एक लीनियर कंडक्टर के ऊपर है, लीनियर कंडक्टर के ऊपर है, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी और उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और उसको थोड़ा सा एरिया, थोड़ी सी लेंथ ले ली हमने इस बार डेल्टा एल और उसके ऊपर चार्ज मिला डेल्टा क्यू, तो हम इसको बोलेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। ये हमारी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसको मापेंगे किसमें, कूलम पर मीटर।
और ठीक ऐसे ही अगर वो एक वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम का मतलब आप समझते हैं कि कोई क्यूब हो सकता है, कोई स्फीयर हो सकता है, ठीक है, उसकी हल्की सी वॉल्यूम काटेंगे और उसके ऊपर जो चार्ज है, मान लिया इसकी डेल्टा वी वॉल्यूम में डेल्टा क्यू चार्ज है, तो वहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, और इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर। तो इस पूरी बात में यही निष्कर्ष निकलता है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग चार्जेज से किसी भी फोर्स को ज्ञात करना या उसके इफेक्ट को ज्ञात करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है। उसको पॉसिबल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने चार्ज डेंसिटीज नाम की टर्म को जो है वो डेवलप किया। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है गिवन सरफेस पे कितना चार्ज है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में कितनी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कितनी वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज है। अब मान लीजिए मुझे किसी वॉल्यूम के कारण पूरा, मान लीजिए इस वॉल्यूम के कारण इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं ये चार्ज Q या डेल्टा Q ना लेकर मैं पूरा लीनियर चार्ज डेंसिटी के मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसके मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कर दूंगा, वो हो जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड फिर उसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे। मान लीजिए अब हमारे पास है कि एक गिवन कंडक्टर है जिसकी वॉल्यूम V है, तो उस V वॉल्यूम के कारण इस पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर R है और मैं मानता हूं कि चार्ज Q है, तो इस पूरी वॉल्यूम के कारण इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए हमें ये निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इसकी है V। हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं, थोड़ी वॉल्यूम का एक एलिमेंट ले लेते हैं डेल्टा V करके, ठीक है, डेल्टा V dV हम मान लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से देखें तो वो है RI पोजीशन वेक्टर है। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और ये वैल्यू हम मान लेते हैं R डैश है। R डैश हम देख सकते हैं किसके इक्वल होनी चाहिए, R माइनस RI, इसके इक्वल होगी R डैश की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि R डैश RI है, RI प्लस R डैश, ये दोनों इधर हैं, और ये किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो R डैश इज इक्वल टू R माइनस RI, ये वैल्यू हमने निकाली। तो अब फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होगा कि Q नोट, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज था Q नोट इंटू, हमें नहीं पता यहां पर कितना चार्ज है dV वॉल्यूम पे, तो हम मान लेते हैं इसको डेल्टा Q चार्ज, डिवाइड बाई किसका, इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो कितनी थी R डैश का स्क्वायर और R डैश यूनिट वेक्टर, हम इसको ऐसे दिखाएंगे। अब हमारे पास समझने की बात यह है कि डेल्टा Q डेल्टा V पे है हमारा चार्ज, तो डेल्टा V अब यहां पर आती है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो किसके इक्वल है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। यहां से ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V होगी, यानी कि डेल्टा Q चार्ज डेल्टा V वॉल्यूम पे है, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी होगी, उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से इस डेल्टा V को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ नोट, डेल्टा Q की जगह पे हम रख देंगे रो डेल्टा V अपॉन R डैश स्क्वायर एंड R डैश यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये डेल्टा V जो है ना dV, ये है थोड़ी सी एक वॉल्यूम, हमें इस पूरी वॉल्यूम के कारण निकालना है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जितनी भी वॉल्यूम्स हैं उनके कारण जो यहाँ पर चार्ज लगेगा उन सबको जोड़ेंगे हम, और छोटी छोटी वॉल्यूम के कारण जो फोर्स लगेगा उन सबको जोड़ने का मतलब हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स जो हम निकालेंगे हम बोल सकते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो KQ नोट अपॉन इस पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो डेल्टा V अपॉन R डैश स्क्वायर एंड R डैश यूनिट वेक्टर। KQ नोट हमारा क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे इंटीग्रेशन में R डैश स्क्वायर इंटू R डैश यूनिट वेक्टर। ये हमारा होगा टोटल फोर्स ड्यू टू
कंटिन्यूस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से अगर ये तो वॉल्यूम की बात है, अगर सरफेस होता तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया आ जाता। अगर लाइन होती, लीनियर कंडक्टर होता तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ आ जाता। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये 3 टॉपिक किए हैं, जिसमें सबसे पहला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दूसरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और तीसरा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ये इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896570792 9896570792 पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप सिंप्लीफाइड नोट्स के लिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है, हम 1-2 दिन में फिर से नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेंगे। आप भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू।